प्रेस्टिजियस साइका एकेडमी, जो एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स में अपनी एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है। वहाँ एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है यू अयासे, लेकिन स्कूल की टॉप लेवल रेपुटेशन के अपोजिट यू एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतरता। एक टेस्ट के दौरान उसे आसानी से गिरा दिया जाता है और स्टूडेंट्स के बीच ये बातें चलने लगती है कि क्या वो सच में इस स्कूल के काबिल है, खासकर क्योंकि वो लेजेंडरी सुबारू का बेटा है जो खुद एक फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी है और सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस ही नहीं थी बल्कि हर फील्ड में माहिर थी। अपनी माँ की लेगेसी के बावजूद यू खुद मानता है कि वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लड़ने की कोशिशें इतनी कमजोर होती हैं कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उसका अपोनेंट उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है तब नीको नाम की एक लड़की बीच में आकर उस अटैक को तुरंत रोक देती है और ऐसी नीच हरकत को कंडेम करती है। थोड़ी देर बाद दो और लड़कियां आती हैं, मीवा जो एक ब्रिलियंट शोगी प्लेयर है और काजुकी जो एक रुकी एक्ट्रेस और मॉडल है। नीको के साथ मिलकर ये तीनों स्कूल के इलीट ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं, द थ्री रॉयल्स। काजुकी यू की काबिलियत पर सवाल उठाती है कि क्या वो इस स्कूल में होने के लायक है। यू शांति से समझाता है कि उसने स्पेशल टैलेंट स्ट्रीम से अप्लाई नहीं किया था बल्कि जनरल एजुकेशन सेक्शन के थ्रू आया था। ये बात सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर भी हारने की सजा के रूप में लड़कियां उसे स्कूल के डोजो की सफाई करने को कहती हैं। चाहे वो उदास था, लेकिन यू ने पूरे ईमानदारी से काम पूरा किया, सब कुछ चकाचक साफ कर दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे वो हमेशा अपनी माँ के साये में जीता था, हर फील्ड में अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कभी कुछ जम नहीं पाया। उसके असली दोस्त बहुत कम थे और माँ की मौत ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया। उसकी माँ की डायरी की एंट्री में सिर्फ एक तमन्ना लिखी थी, यू का एक खुशहाल परिवार होना। अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए यू मिका दोनों रेजिडेंस पहुंचता है, लेकिन उस जगह की शान और शौकत देखकर वो हैरान रह जाता है। एक गलतफहमी के कारण उस पर नीको हमला कर देती है जो अभी अभी शावर से निकल कर आई होती है। तभी दो और बहनें वहां पहुंच जाती हैं और उन्हें एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लेती हैं और फिर शुरू होता है हंगामा। असली ट्विस्ट, ये तीनों बहनें नीको, मीवा और काजुकी मिका दोनों की बेटियां हैं और अब यू को इनके साथ एक परिवार के रूप में रहना है। ये अजीब सी सिचुएशन सबको शॉक कर देती है। तीनों बहनें क्लियरली अनकंफर्टेबल होती हैं अपना घर यू के साथ शेयर करने में और यू भी खुद को बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील करता है। टेंशन तब और बढ़ जाती है जब वो गलती से एक अंडरवेयर पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होता है। घर काफी बिखरा हुआ होता है। अपनी इलीट इमेज के बावजूद बहनें घर के काम संभाल ही नहीं पाती और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। बिना किसी शिकायत के यू आगे बढ़ता है और पूरे घर को अच्छी तरह साफ करता है, जिससे लड़कियां फिर से हैरान हो जाती हैं। नीको को समझ आता है कि दोजो को भी यू ने ही साफ किया था और वो शर्माने लगती है। चुपचाप इम्प्रेस होकर बहनें एक मीटिंग करती हैं और तय करती हैं कि शायद यू इतना आम लड़का नहीं है। अगली सुबह जब यू सोचता है कि आज छुट्टी का दिन है, तभी वो देखता है कि लड़कियां अपने अपने कामों में बिजी हैं। नीको अपने दोजो में ट्रेनिंग कर रही होती है, मीवा खुद के साथ शोगी खेल रही होती है और काजुकी अपना हमेशा वाला वेजिटेबल ड्रिंक पी रही होती है। यू नोटिस करता है कि इनमें से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, चाहे उन्होंने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया हो। फिर भी यू चुपचाप अपने लिए खाना बनाता है, सोचता हुआ कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाना चाहता था, एक ऐसी चीज जो वो कभी एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। जैसे ही नीको को खाने की खुशबू आती है, वो खुद को रोकती है, लेकिन क्लियरली टेम्पटेड दिख रही होती है। यू समझ जाता है कि हर एक लड़की अपने सपनों के पीछे भागने के लिए एक हाईली डिसिप्लिन लाइफ जी रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसकी माँ जीती थी। ये सोचकर उसे एहसास होता है कि वो अपनी माँ से कितना दूर हो गया था और अब उसे इतना अफसोस होता है। जैसे ही लड़कियां निकलने वाली होती हैं, यू कैजुअली उन्हें बोलता है, हैव अ गुड डे। तीनों बहनें ये जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो क्लियरली थोड़ा हिल जाती हैं। चाहे वो इरिटेट होने की एक्टिंग करे, लेकिन दिल के अंदर वो सिंपल सी बात उनके मन में रह जाती है। बाद में मिका दोनों यू को कॉल करता है और बताता है कि वो थोड़े टाइम के लिए दूर जा रहा है। वो यू से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटियों का ख्याल रखे और जब भी जरूरत हो तो उनकी मदद करे। एक बार फिर यू ओवरवेल्म फील करता है, रियलाइज करता है कि किसी तरीके से वो एक फैमिली का पार्ट बन रहा है, जैसे उसकी माँ चाहती थी। यू सोचता है कि इतनी टैलेंटेड लड़कियों को उस जैसे किसी की क्या जरूरत है। मिस्टर मीका दोनों समझाते हैं कि हर बेटी अपने अपने प्रेशर में है। काजुकी एक टफ ऑडिशन का सामना कर रही है, नीको नेशनल मार्शल आर्ट्स टाइटल के लिए ट्राई कर रही है और मीवा की शोगी चैंपियनशिप मैच
मैच आने वाली है। यू का काम उनका सपोर्ट करना, सिंपल या शायद नहीं। कपड़े धोते वक्त यू सोचता है कि वो कितना ऑर्डिनरी है, ना कोई टैलेंट ना कोई ब्रिलियंस। उसे पता है कि फेलियर कितना दर्दनाक हो सकता है, खासकर जब सब तुमसे सक्सेस की उम्मीद रखते हैं। वही दर्द उसे कुछ करने के लिए मजबूर करता है, तो वो मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। डिसाइड करता है कि वो उनके साथ फूड के जरिए बॉन्ड करेगा। नीको घर आती है और यू को कुकिंग करते देख सरप्राइज हो जाती है। वो शक करती है और उसके साथ खाने से मना कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि यू थके बिना कुक बुक्स के पेजेस पलट रहा है तो उसे समझ आता है कि वो सीरियस है। मीवा भी रूम में आती है और यू उसे भी इनवाइट करता है। नीको स्कोफ करती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि बचपन में वो खुद फूड को लेके कितनी स्ट्रिक्ट थी, हमेशा साइंटिफिकली बैलेंस्ड मील्स खाती थी। उस रात थोड़ी देर बाद नीको चुपके से नीचे आती है और वहीं फ्रीज हो जाती है। यू ने उसके लिए एक परफेक्टली बैलेंस्ड एथलीट्स मील तैयार किया होता है। जब वो न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन समझाता है और ये तक बताता है कि उसने एक डाइटिशियन से कंसल्ट किया था, तो नीको मान जाती है और खाने लगती है। यू खुशी से चमक उठता है। थोड़ी देर बाद मीवा भी क्यूरियोसिटी में आ जाती है और यू उसके लिए एक ब्रेन बूस्टिंग मील प्रेजेंट करता है। दोनों बहनें टेबल पर एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू करती हैं, लेकिन तभी काजुकी आती है। यू उसके लिए एक ऐसा मील ऑफर करता है जो स्पेसिफिकली उसकी ग्लो और हेल्थ के लिए बनाया गया होता है। काजुकी ठंडे अंदाज में वहाँ से चली जाती है, ना सिर्फ यू को बल्कि उस फैमिली मोमेंट को भी रिजेक्ट कर देती है। यू का दिल टूट जाता है। नीको भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन जब वो काजुकी का पोर्शन खाने लगती है, यू उसे रोकता है और कहता है कि उससे उसका डाइट बिगड़ जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, काजुकी अब भी उसे इग्नोर करती रहती है। यू उसे बेहतर समझने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि स्कूल में उससे बात करने के चक्कर में खुद को एम्बैरस तक कर बैठता है, जिससे रूमर्स भी फैल जाते हैं। फिर वो नीको के डोजो जाता है, बहुत बेकार आइडिया। उसके टीममेट्स उस पर टूट पड़ने ही वाले होते हैं। यू भाग जाता है। फिर वो मीवा को ट्राई करता है। मीवा के क्लासमेट्स उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं, लेकिन वो हमेशा अकेली होती है। यू उसे लंच के लिए इनवाइट करता है तो वो भाग जाती है। यू पूरे कैंपस में उसका पीछा करता है जब तक दोनों थक कर गिर नहीं जाते। फिर बात होती है। मीवा बताती है कि एक बार काजुकी ने उनकी मॉम से कहा था कि सिर्फ उसके लिए ही खाना बनाया जाए, काफी टाइम पहले। यू सोचता है क्या हो सकता है काजुकी भी वही कंफर्ट दोबारा चाहती हो। यू उस स्पेशल डिश को क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन काजुकी थकान के मारे बेहोश हो जाती है। यू उसके लिए पोरिज लाता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। दिन बीतते हैं। हर मील जो यू भेजता है वापस आ जाता है, साथ में एक नोट के साथ, इसे ले जाओ। आखिर यू का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में उसके रूम में घुस जाता है और काजुकी दोबारा बेहोश होकर उस पर गिर जाती है। काजुकी को रिहर्सल्स में हेल्प करने के लिए यू ऑफर करता है कि वो उसका सीन पार्टनर बनेगा। उसका पहला अटेम्प्ट इतना बेकार होता है कि काजुकी उसे किक कर देती है, लेकिन यू हार नहीं मानता। हर रात ट्राई करता है बिना किसी सक्सेस के, लेकिन काजुकी नोटिस करती है। वो ओरिजिनल फिल्म देख रहा होता है, देर रात तक जाग रहा होता है और शोर्स के बाद भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक दिन यू एक लाइन इतनी खूबसूरती से परफॉर्म करता है कि वो खुद रो पड़ता है। काजुकी उसे स्टूपिड कहती है, लेकिन इस बार उसे रोकती नहीं। आखिर वो अपने ही तरीके से ये मान लेती है कि यू ने वाकई मेहनत की है और फिर वो तैयार होती है उसके हाथ का खाना खाने के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट होता है। अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपकर काजुकी धीरे धीरे उन सब चीजों की लिस्ट देती है जो वो खाने से मना करती है। इतने सब कुछ के बाद ये प्राउड और दूर रहने वाली स्टार बस एक पिकी ईटर निकलती है। यू का सफर उसके दिल तक पहुंचने के लिए फेल मील्स, बेकार एक्टिंग और इमोशनल ब्रूजेस से भरा था, लेकिन आखिरकार वो काम कर रहा है। उस सुबह कुछ अजीब होता है। काजुकी अपनी बहनों मीको और मीवा के साथ नाश्ता करती है और इस बार वो वाकई असली खाना खा रही होती है। यू वहाँ से गुजरता है और कैजुअली उसकी तारीफ करता है कि उसने अपना सूप खत्म कर लिया। काजुकी कूल बनने की कोशिश करती है और कहती है कि जब तक गाजर नहीं है तब तक सब ठीक है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि यू ने चुपके से गाजर को ग्रेट करके डाल दिया था। ये छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला पल देखकर यू अंदर ही अंदर संतुष्ट महसूस करता है। एक बार के लिए सब कुछ एक असली परिवार जैसा लगता है, लेकिन वो वार्म फीलिंग शाम तक धुंधली पड़ जाती है। एक एक करके बहनें मैसेज भेजती हैं कि वो डिनर के लिए घर नहीं आ पाएंगी। यू अपनी निराशा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस पर छाई रहती है। वो अपने अकेले बचपन के बारे में सोचता है। एक ऐसी माँ ने पाला जो एक महान एक्ट्रेस थी, लेकिन हमेशा काम के सिलसिले में दूर रहती थी, जबकि उसका सपना था कि यू एक खुशहाल परिवार पाए। यू को अब लगता है कि उसे ये तक नहीं पता कि एक असली खुशहाल परिवार होता क्या है। तसल्ली की तलाश में वो एक पुराने ड्रामा की तरफ रुख करता है, जिसमें
जिसमें उसकी माँ ने एक प्यारी और केयरिंग माँ का रोल निभाया था। शो की सीधी सादी गर्माहट उसके दिल को छू जाती है और वो पूरी सीरीज एक साथ देख लेता है। शादी वाले सीन में उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी बहनें वापस आती हैं और उसे इमोशनल हालत में पाती हैं। मीवा हैरान होती है कि उसने पूरी सीरीज खत्म कर ली। काजुकी चुपचाप पहचान जाती है कि वो एक्ट्रेस यू की माँ है। उसका दर्द समझते हुए काजुकी नरमी से कहती है कि उसे अपना एक्सेप्टेंस पाने के लिए घर के काम करने की जरूरत नहीं है। मीवा भी इस बात से सहमत होती है और नी को मजाक में कह देती है कि यू तो बस एक फ्री लोडर है। यू अचानक चौंक जाता है और कहता है कि वो सच में उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन बहनें उसकी बात को समझ नहीं पाती। नी को कहती है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी ओवर हाइप्ड है, खासकर उन जैसे लोगों के लिए। पीछे मूवी का शादी वाला सीन चल रहा होता है, लेकिन यू के जज्बात समझने के बजाय लड़कियां गलत समझ बैठती हैं। उन्हें लगता है कि यू उनसे शादी करना चाहता है। गलत फहमी से अभी भी अनजान यू बात का रुख बदलता है और उनसे उनके बर्थडेज के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि कौन बड़ी बहन होनी चाहिए। लेकिन लड़कियां इस बात को भी गलत समझ लेती हैं और शर्मिंदगी में गुस्से से वहां से निकल जाती हैं। एक बार फिर उसे फ्री लोडर कहकर चिढ़ाती हैं। बाद में नी को टॉवल में लिपटी हुई बाथरूम से बाहर निकलती है और यू से टकरा जाती है। यू सीधे दिल से कहता है कि उसे ठंड लग सकती है, इसीलिए संभल जाए। नी को शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। रास्ते में वो मीवा से टकरा जाती है, जो उसके लाल चेहरे को देखकर शक करने लगती है। थोड़ी देर बाद मीवा भी तब शर्मा जाती है जब लॉन्ड्री लेते वक्त उसका हाथ यू से छू जाता है। नी को उसे छेड़ती है, लेकिन छेड़ते छेड़ते ये कह जाती है कि उसे भी यू पसंद हो सकता है। ये सुनकर दोनों बहनों के बीच एक फनी झगड़ा शुरू हो जाता है और उस दौरान यू तो बिल्कुल ही अनजान होता है, शांति से लॉन्ड्री फोल्ड करता रहता है। काजुकी वहां आती है और दोनों बहनों को डांट लगाती है, लेकिन तभी वो खुद भी शर्मा जाती है जब यू उसका शुक्रिया अदा करता है। उसका रिएक्शन छुप नहीं पाता और तुरंत ही उसकी बहनें उसे छेड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन यू तो अब भी कुछ नहीं समझ पाता। वो बस उनसे कहता है कि लड़ना बंद करें और फिर से अपने काम में लग जाता है। साफ सफाई करते वक्त यू को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें तीनों बहनें छोटी बच्चियों के रूप में खुश नजर आ रही होती हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर यू रुक जाता है। वो सोचता है कि ये फोटो किसने गिराई होगी और उसके दिल में एक गहरी चाहत जागती है कि वो उनकी जिंदगी में वो गर्माहट दोबारा ला सके। अगले दिन बहनें बताती हैं कि वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए शहर से बाहर जा रही हैं। यू के मन में फिर से दूरी बढ़ने का डर बैठ जाता है। छुपके से वो उनके डेस्टिनेशंस की रिसर्च करता है और उन सब के होटल्स एक दूसरे के पास ही बुक कर देता है। वो उनके लिए ड्रिंक्स और कंफर्ट आइटम्स भी तैयार करता है ताकि किसी भी तरह उनका हौसला बना रहे। सबसे पहले मीवा शिकायत करती है कि होटल का खाना बिल्कुल फीका होता है। यू मजाक में कहता है कि मीवा को उसकी कुकिंग याद आएगी। मीवा तुरंत मना कर देती है, लेकिन यू मुस्कुराते हुए वादा करता है कि जब वो लोग वापस आएंगे तो उनके लिए कुछ टेस्टी बनाएगा। कंपटीशन में मीवा अपना पहला मैच जीत जाती है, लेकिन उसकी मेंटर उसे चेतावनी देती है कि अगला राउंड काफी टफ होगा। उसी रात मीवा शहर में काजुकी और नीको को देख लेती है और तभी यू वहां नजर आता है, बैकपैक पहने मुस्कुराते हुए। तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं उसे एक ही जगह देखकर। यू बताता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी, क्योंकि बहनें एक दूसरे से अपने इवेंट्स के बारे में बात तक नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उनके शेड्यूल्स की रिसर्च की और उनके होटल्स एक दूसरे के पास बुक किए ताकि वो थोड़ा वक्त साथ बिता सकें। शुरू में लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड और थोड़ी चिढ़ जाती हैं, लेकिन तभी यू उन्हें बताता है कि उसी रात चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा है। यू उम्मीद करता है उस पुरानी तस्वीर जैसी एक याद को दोबारा जीने की, जिसमें तीनों बहनें इतनी खुश नजर आई थी। पहले तो लड़कियां थोड़ा सा ताना मारकर हंसी उड़ाती हैं, लेकिन तभी यू उन्हें एक बुकलेट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कई मशहूर प्रोडिजीज ने आसपास के श्राइन विजिट किए थे गुड लक के लिए। साथ ही उस बुकलेट में टेस्टी फूड स्टॉल्स के फोटोज भी होते हैं जो लड़कियों का ध्यान खींच लेते हैं। इस बात ने नीको और मीवा का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले काजुकी मान गई, उसे लगा ये सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट कंटेंट होगा, पर उसने जोर दिया कि सब लोग प्रॉपर आउटफिट्स पहने। यू पहले से ही तैयार था, उसने एक किमोनो रेंटल शॉप भी ढूंढ रखी थी। शॉप पर काजुकी एक स्टाइलिश मोनोक्रोम किमोनो में कमाल लग रही होती है और मीवा एक ऐसे किमोनो में होती है जो प्यारे प्यारे बिल्ली के डिजाइन से भरा होता है, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जैसा। यू दोनों की तारीफ करता है, लेकिन नीको किमोनो पहनने से इनकार कर देती है। तभी यू नरमी से उसे कुछ नया ट्राई करने के लिए कह देता है। एक स्टाफ मेंबर उसे एक डेनिम किमोनो दिखाती है जो काफी स्टाइलिश होता है, लेकिन यू चुपके से एक हल्का गुलाबी किमोनो निकालता है जिसमें चेरी ब्लॉसम्स बने होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वही नीको पर सबसे ज्यादा सूट करेगा। उसकी बहनें थोड़ी शक भरी
नजर से देखती हैं क्योंकि वो किमोनो निको के यूजुअल स्टाइल से काफी अलग होता है, लेकिन आखिरी फैसला निको का होता है। लंबे इंतजार के बाद दरवाजा धीरे से खुलता है। निको बाहर आती है, हल्की गुलाबी किमोनो में, एक जेंटल सी हेयर स्टाइल के साथ। वो सबकी आंखों को अवॉइड करती है, यकीन में नहीं होती कि वो अच्छी लग रही है। उसे लगता है वो अजीब लग रही होगी, लेकिन सब चुप हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर यू और तीनों बहनें फेस्टिवल पहुंचते हैं, लेकिन तुरंत ही काजुकी के आसपास फैंस का एक झुंड इकट्ठा हो जाता है। सब उसके एक्टिंग करियर की तारीफ कर रहे होते हैं। उसकी बहनें और यू एक तरफ चुपचाप खड़े रह जाते हैं। यू थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था ये मेला काजुकी के लिए अपनी बहनों के साथ दोबारा जुड़ने का एक मौका होगा, लेकिन जब वो देखता है कि काजुकी कितनी आराम से और प्यार से उस भीड़ में है, तो वो डिसाइड करता है कि बीच में नहीं आएगा। लेकिन भीड़ के बीच एक लड़की होती है जो क्लियरली फैन नहीं होती। वो गुस्से में है क्योंकि उसकी खुद की दोस्त भी काजुकी की फैन बन चुकी होती है। वो तैश में वहां से निकल जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसकी सैंडल टूट जाती है और वो लगभग गिर जाती है, पर काजुकी उसे ग्रेसफुली पकड़ लेती है। उस छोटे से पल में काजुकी का चार्म उस लड़की पर छा जाता है जो अब तक शक कर रही थी। सब फैंस सन्न रह जाते हैं और वो लड़की सब कुछ क्वेश्चन करने लगती है। जैसे ही काजुकी वहां से चलती है, यू अचानक उसे झाड़ियों के पीछे खींच लेता है। उसने काजुकी के लिए कुछ खाना लाया होता है, इस उम्मीद में कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह फेस्टिवल एंजॉय करे। काजुकी उसकी बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन यू उस दर्द को पॉइंट आउट करता है जो वो छुपा रही होती है। उसने नोटिस किया था कि काजुकी के पैर टाइट सैंडल्स की वजह से छिल गए हैं। काजुकी उसे मजाक में कहती है, तुम मेरे पैर घूर रहे थे क्या? लेकिन यू अपनी जगह बना रहता है, उसके जख्मों की देखभाल करता है और बैंडेज लगाता है। जब वो देखता है कि काजुकी के पैर कितने बुरी तरह से छिल गए हैं, स्पेशली जब उसने अभी किसी को उठाया भी था, वो उस पर गुस्सा करता है कि वो खुद को इतना पुश क्यों करती है। काजुकी कहती है, मुझे सबका प्रिंस बनना है, मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। लेकिन यू उसे याद दिलाता है, कभी कभी प्रिंस को भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। इस बार काजुकी चुपचाप अपना पैर आगे करती है। तभी दूसरी तरफ मीवा और निको गोल्डफिश गेम खेल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद यू और काजुकी उनके पास वापस आते हैं, जहां काजुकी एक फनी सा मास्क पहनी होती है ताकि भीड़ में पहचानी ना जाए। ग्रुप दो टीम्स में डिवाइड हो जाता है, यू और काजुकी वर्सेस मीवा और निको। खेल के दौरान मीवा मजाक करती है, ये मास्क तो तुम पे सूट करता है काजुकी, तुम ज्यादा हैप्पी लग रही हो। बहनों के बीच कंपटीशन हिलेरियस लेवल तक चला जाता है और यू उनके पेस से बेयरली मैच कर पाता है। फिर चुपचाप वो वहां से निकल जाता है अपने अगले सरप्राइज की तैयारी करने के लिए। यू फेस्टिवल के सबसे खास चैलेंज की तरफ बढ़ता है, लोटस लीफ क्रॉसिंग चैलेंज। प्राइज है एक फोटो शाइन के गोल्डन गार्डियन स्टैचू के साथ, जो अनबीटेबल लक का सिंबल माना जाता है। यही एक याद है जो कभी तीनों बहनें मिलकर ट्रेजर करती थी। यू चाहता है कि वो ये प्राइज उनके लिए जीते, लेकिन गेम इजी नहीं होता। हर तरफ कंपेटिटर्स गिर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को याद आता है कि एक वक्त था जब तीन बहनें बिना किसी मुश्किल के ये चैलेंज पार कर गई थी। यू पूरी जान लगा देता है, बार बार फेल होता है और बारिश में भी भीग जाता है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देता है। बहनों की पुरानी टीम वर्क याद करके वो एक आखिरी बार ट्राई करता है और इस बार पूरा तालाब क्रॉस कर जाता है और प्राइज भी जीत जाता है। जैसे ही इवेंट खत्म होने लगता है, यू को रियलाइज होता है कि फेस्टिवल भी एंड होने वाला है और उसे डर लगता है कि शायद वो उन बहनों के साथ ये खास पल शेयर करने का मौका खो चुका है। लेकिन तभी तीनों बहनें अम्ब्रेलास के साथ आती हैं मुस्कुराते हुए। वो उसे अश्योर करती हैं, हम कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। काजुकी उसे उनका कंडक्टर कहकर बुलाती है और कहती है कि वो हमेशा उन्हें आगे ले जाता रहे। यू का दिल छू जाता है, वो शांत होकर बैठ जाता है और तभी तीनों लड़कियां एक साथ अपने अम्ब्रेलास उसके ऊपर कर देती हैं। वो तीनों मिलकर फैसला करते हैं एक छोटी सी गेम से, रॉक पेपर सीजर्स। आयरॉनिक बात ये होती है कि जो हारता है उसे यू के साथ चलने का मौका मिलता है, जो असल में सब सीक्रेटली चाहते हैं। नीको हार जाती है और यू के साथ चलती है, पूरी तरह शर्माई हुई और कंफ्यूज, क्योंकि उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है कि वो खुद भी समझ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद होटल में तीनों बहनें एक साथ बात का मजा लेती हैं। नीको अपने चेस्ट को पोक करती है, सॉफ्टली विश करती है कि काश वो थोड़ी और ग्रो हो जाए। बाकी बहनें ये देखकर मन ही मन उसका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन मजा यही खत्म नहीं होता। जब वो सब बाहर निकलती हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि यू ने अपने लिए तो कोई रूम
रूम बुक किया ही नहीं। यू मजाक में कहता है, लगता है आज सड़क पे सोना पड़ेगा, लेकिन बहनें तुरंत मना कर देती हैं और उसे अपने साथ रुकने का इनवाइट देती हैं। यू थोड़ा एम्बेरस्ड फील करते हुए एक बाथरोब लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में हर एक लड़की के साथ उसका एक ट्रस्टेड और क्लोज मोमेंट भी हो जाता है। काजुकी शर्मा जाती है। मीवा तो टेंशन में लगभग फेंट होने वाली होती है और जब यू नीको की मदद करता है तो वो सिर्फ उसकी खुशबू से ही ओवरवेल्म हो जाती है। बाद में तीनों लड़कियां रात भर सो नहीं पाती। बाहर से तो कहती है कि एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका यू के लिए बढ़ता हुआ प्यार क्लियरली महसूस हो रहा होता है। उस रात यू उस फोटो के बारे में सोचता है जो उसने थोड़ी देर पहले ली थी, जहां तीनों बहनें खुल के हंस रही थी। आयरॉनिक बात यह थी कि वो तभी हंसी थी जब यू खुद गलती से और भी ज्यादा भीग गया था। जिस वजह से वो सच में हंसी थी, वही मोमेंट एक परफेक्ट मेमोरी बन गया। लेकिन जब यू पुरानी चाइल्डहुड फोटो चेक करता है तो वो फोटो वहां नहीं होती। उसकी जगह एक छोटी सी नोट होती है। ओरिजिनल ओनर ने फोटो वापस ले ली है, जो ये दिखाता है कि किसी ने उस ट्रिप को दिल से ट्रेजर किया है। उधर बहनें अभी भी जागी होती हैं और अपने दिन के बारे में सोच रही होती हैं। नीको सॉफ्टली बात करती है उस किमोनो के बारे में जो यू ने उसके लिए चुना था, वही वाला जो वो बचपन में बहुत पसंद करती थी टॉम बॉय बनने से पहले। काजुकी मान लेती है कि वो भूल गई थी कि खुद जैसा होना कितना मजेदार हो सकता है, ना कि एक एक्ट्रेस के रूप में। मीवा हंसी में कहती है कि वो अभी भी वही पुरानी गेम ऑब्सेस्ड लड़की है जिसे जीतने के लिए अपनी बहनों की जरूरत पड़ती है। तीनों एक रेयर और दिल से कनेक्टेड मोमेंट शेयर करती हैं, ये समझकर कि घर पर कैसे वो एक दूसरे से कितनी दूर हो चुकी थी। यू की वजह से तीनों बहनें एक बार फिर एक साथ आ पाई, चाहे सिर्फ एक रात के लिए ही सही। मीवा दोनों फोटोज पुरानी और नई को एक साथ हाथों में पकड़ती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बहनों का फिर से एक साथ आना मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ यू की वजह से। फेस्टिवल ट्रिप के बाद लड़कियां एक दूसरे के और करीब आ गई हैं जैसे असली बहनें, और ये बात यू का दिल वार्म कर देती है। उसे याद आता है अपना वादा कि वो उनके लिए एक स्पेशल डिनर बनाएगा। तो स्कूल के तुरंत बाद वो घर की तरफ दौड़ता है एक शानदार दावत बनाने के लिए एक्साइटेड होकर। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे हैरानी होती है देखकर कि लड़कियां पहले से ही घर आ चुकी हैं, और उससे भी ज्यादा झटका तब लगता है जब वो एंट्रेंस पर 4 जोड़ी जूतों को देखता है। अंदर जाके वो देखता है कि लड़कियां चुपचाप खड़ी हैं एक आदमी के सामने। जब वो आदमी बोलना शुरू करता है यू तुरंत समझ जाता है कि ये उनके पिता हैं, मिस्टर मिकादोनो। यू तुरंत झुकता है और उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे लड़कियों के साथ रहने दिया। मिस्टर मिकादोनो सुबारू के गुजर जाने का अफसोस व्यक्त करते हैं, लेकिन तुरंत बात यू पर ले आते हैं। कहते हैं कि सुबारू का टैलेंट उसके बेटे के थ्रू जिंदा रह सकता है अगर वो और मेहनत करे। अचानक यू को कुछ अजीब लगता है। लड़कियां अनयूजुअली चुप हैं। पता चलता है कि उनके पिता उनसे उनकी प्रोग्रेस के बारे में सवाल कर रहे थे। एक एक करके हर बेटी ठंडे अंदाज में रिपोर्ट करती है कि वो अपने अपने फील्ड में टॉप पर है। संतुष्ट होकर उनके पिता जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यू उन्हें रोकता है और डिनर के लिए बुलाता है जो वो तैयार कर रहा है। मिस्टर मीका दोनों मना कर देते हैं। उन्हें वो मिल गया है जो वो लेने आए थे, लेकिन तभी उनकी नजर फेस्टिवल से लाए गए मास्क पर पड़ती है। यू खुशी खुशी बताता है कि सब मिलके गए थे बचपन की एक याद को दोबारा जीने के लिए और लक वाले श्राइन पर एक फोटो लेने के लिए। लेकिन खुश होने के बजाय उनके पिता का व्यवहार अचानक रूखा और गुस्सा भरा हो जाता है। वो यू की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटियों को सक्सेस के लिए लक की जरूरत नहीं है। फिर एक ठंडी सी मुस्कान के साथ वो यू को सुबारू की विरासत के लिए एक बे टैलेंट शर्मनाक कलंक कहते हैं और मास्क को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यू का कंधा जोर से पकड़कर वो कहते हैं कि इस घर में उस जैसे के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इससे पहले कि यू को घर से निकाला जाए, लड़कियां आगे बढ़ती हैं। वो यू का बचाव करती हैं, चाहे उसके पास कोई बड़े अचीवमेंट्स या टैलेंट ना हो। उनका कहना है कि यू उनके घर की बैकबोन है, एक ऐसा इंसान जो बिना थके उनकी जिंदगी को संभालता है। मिस्टर मीका दोनों हैरान रह जाते हैं कि उनकी बेटियां उस लड़के का साथ दे रही हैं जिसे वो उनके लायक भी नहीं समझते। लेकिन लड़कियां अपने फैसले पर कायम रहती हैं। उन्हें यू की जरूरत है फोकस रहने के लिए और अपना बेस्ट देते रहने के लिए। उनकी बातों से प्रभावित होकर यू चुपचाप सब देख रहा होता है जब उनके पिता ने आखिरकार ना चाहते हुए भी उसे रुकने की इजाजत दे
दे दी, लेकिन एक साफ वार्निंग के साथ, लड़कियों को सिर्फ अपने टैलेंट पर ध्यान देना होगा और ऐसे बेकार डिस्ट्रैक्शंस जैसे फेस्टिवल्स पर वक्त बर्बाद करना बिल्कुल मना है। जैसे ही वो चले जाते हैं, यू खुशी खुशी लड़कियों को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन नीको धीरे से कहती है कि अब वो डिनर नहीं कर सकते। और इस तरह एक हफ्ते बाद यू खुद को एक बार फिर डिनर टेबल पर अकेला पाता है, वही पुरानी जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था। अब उसे एहसास होता है लड़कियों का डरा देने वाला टैलेंट उनके पिता के कठोर प्रेशर का नतीजा है। लेकिन जो बात उसके दिल को छू जाती है वो ये है कि लड़कियों की आंखों में उनके पिता के सामने जो उदासी थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी। इसी बीच लड़कियां लगातार ट्रेनिंग में लगी होती हैं, नीको मार्शल आर्ट्स में, काजुकी एक्टिंग में और मीवा शोगी में। लेकिन जैसे ही खाने का वक्त आता है, मीवा अचानक यू की बनाई हुई मीठी पुडिंग को याद करती है। वो उसे मिस करती है, वैसे ही जैसे बाकी दोनों बहनें मिस कर रही होती हैं। घर पर यू अभी भी उनके पिता के कड़वे शब्दों से परेशान है। उसका बस यही मकसद था कि वो बहनों को एक दूसरे के करीब लाए, जैसे एक असली परिवार होता है। अब उसे लगता है कि शायद वो हार गया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि एक दिन वो एक खुशहाल परिवार खुद बना सकता है। तो यू तय करता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह जब लड़कियां स्कूल के लिए निकलती हैं, नीको दरवाजे पर रुक जाती है। उसे यू का हमेशा वाला गुड लक कहना याद आता है। लंच के वक्त जब वो अपना यूजुअल प्रोटीन बार निकालती है, उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ये कितना बोरिंग लगता है। नीको कैजुअली कहती है प्रोटीन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग खोलती है, उसमें एक खूबसूरत तरीके से पैक किया गया होममेड लंच बॉक्स होता है। दूसरी ओर काजुकी और मीवा को भी वही चीज मिलती है, यू के पैर से बनाए गए लंच बॉक्सेस। ये देखकर उनके दिल भर जाते हैं। उन्हें समझ आता है यू अब भी उनका ख्याल रखता है। स्कूल में यू क्लास में बेहाल सोया होता है, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठकर उनके लिए खाना बनाने लगा था। घर लौटकर जब वो खाली लंच बॉक्सेस देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस शाम लड़कियां उसे बिठाकर एक जरूरी बात करने के लिए तैयार होती हैं। वो उससे कहती हैं अब वो तैयार हैं उसके लिए लड़ने को, बस एक शर्त पर कि यू उनकी डेली लाइफ का सपोर्ट बना रहे और उन्हें उनका बेस्ट देने में मदद करता रहे। यू अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। अब उसे महसूस होता है कि लड़कियों ने उसे दिल से अपना लिया है। अगले दिन सुबह वो उन्हें उनके लंच बॉक्सेस देता है और मुस्कुराते हुए हैव अ गुड डे कहता है। लड़कियां घर से निकलती हैं वार्म स्माइल्स के साथ। रिहर्सल में काजुकी घबराते हुए एक लंबी बालों वाली विग पहनती है अपने पहले फीमेल रोल के लिए। कहीं और नीको के पुराने मेंटर का कॉल आता है जो कहता है कि वो उसका टूर्नामेंट देखेगा। मीवा एक शोगी ग्रैंड मास्टर के सामने बैठी होती है अपने अगले टाइटल की तरफ बढ़ती हुई। लेकिन जब तीनों घर लौटती हैं, सर पर प्रेशर का बोझ लिए उन्हें यू मिलता है जो प्यार से घर पर बना रहा होता है गर्मा गर्म उडॉन। यू का पैर फिसल जाता है और लड़कियां हंस पड़ती हैं। एक पल के लिए अपना सारा टेंशन भूल जाती हैं। वो उसके बनाए हुए पहले उड़ान को टेस्ट करती हैं और पाती हैं कि उसका टेस्ट बस ठीक ठाक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें ये पसंद आता है। पहली बार एवरेज होना सुकून देता है, एक ऐसी फीलिंग जो उनके पिता कभी समझ नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद जब यू बर्तन धोने में लगा हुआ होता है, काजुकी उसके पास आती है और मदद करने का ऑफर करती है। यू हैरान रह जाता है, लेकिन काजुकी कहती है कि वो अपनी फेमिनिन साइड पर काम कर रही है। यू हल्की मुस्कान के साथ उसे याद दिलाता है घर के काम का कोई जेंडर नहीं होता। यू उससे उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है। काजुकी मानती है कि वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन कहती है कि जैसे ही वो घर आई और उसे देखा, उसका सारा टेंशन चला गया। वो मुस्कुराते हुए कहती है अब उसे पता है सब ठीक हो जाएगा। फिर काजुकी उसके हाथों पर लगे कट्स देखती है, हैरानी से कहती है मुझे लगा तुम तो एक ग्रेट कुक हो। लेकिन यू हंसकर कहता है टेस्ट टैलेंट से नहीं मेहनत से आता है। अचानक यू एक प्लेट गिरा देता है, लेकिन काजुकी के टूटी चीजों वाले इतिहास की वजह से उसने पहले से ही सारे बर्तन प्लास्टिक के कर दिए थे। जैसे ही वो बर्तन उठा कर ले जा रहा होता है, वो फिर से गिर जाता है और इस बार उसकी नाक से खून निकल आता है। काजुकी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी फिसल जाती है और दोनों गलती से एक इंटीमेट किस शेयर कर लेते हैं। काजुकी तुरंत उठ जाती है, पूरी तरह से घबराई हुई, जबकि यू बार बार माफी मांगता है, कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन उसकी हैरानी के लिए काजुकी शांत तरीके से हाँ में हाँ मिलाती है। हाँ ये एक एक्सीडेंट था, और बिना कुछ और कहे वहाँ से चली जाती है। यू मान लेता है कि काजुकी एक्टिंग के कारण किसिस के लिए यूज्ड टू है, उसके लिए ये बस एक नॉर्मल सीन जैसा होगा। लेकिन जो
बात वो नहीं जानता वो ये है कि काजुकी अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन नीको काजुकी से कहती है कि जरा वेदर चेक कर ले, लेकिन जैसे ही काजुकी टीवी ऑन करती है उसमें एक कपल को किस करते देखकर वो तुरंत टीवी बंद कर देती है। गाल लाल हो जाते हैं शर्मा के। थोड़ी देर बाद मीवा उसे चू की बनाई हुई पुडिंग ऑफर करती है। कहती है ये टेस्ट तो बिल्कुल एक ट्रू लव किस जैसा है। किस शब्द दोबारा सुनते ही काजुकी का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यू काजुकी के रूम के अंदर आता है किस के बारे में बात करने के लिए। वो माफी मांगता है और सजेस्ट करता है कि दोनों मान ले जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। काजुकी पहले तो हाँ में हाँ मिलाती है, शांत नजर आती है, लेकिन जैसे ही यू वहाँ से चला जाता है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने कैसे कह दिया कि उस किस का कोई मतलब ही नहीं था। रिहर्सल के दौरान काजुकी अपने रोल के साथ जूझ रही होती है। उसके पिता ने कभी कहा था एक महान एक्टर को हर तरह के रोल निभाना आना चाहिए, लेकिन विग पहनने के बाद भी उसकी आवाज अब भी एक प्रिंस जैसी लगती है। वो अपनी को स्टार्स के नर्म लहजे और आंसू भरी आंखों को गौर से देखती है, उनका अंदाज समझने की कोशिश करती है ताकि उनकी तरह एक्ट कर सके। लेकिन जैसे ही स्टेज पर किस का सीन आता है काजुकी के दिमाग में यू के साथ हुआ वो किस फ्लैश हो जाता है। अंदर से झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। रिहर्सल जल्दी खत्म कर दी जाती है और उसकी कोच साफ कह देती है तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है। यही बात सुनकर काजुकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। घर लौटकर काजुकी यू के पास आती है। वो उससे कहती है कि एक्टिंग में हेल्प के लिए वो स्टेमिना बूस्टिंग मिल्स बनाए और यू खुशी से झूम उठता है क्योंकि सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन तभी काजुकी हल्की मुस्कान के साथ कहती है और हाँ संडे को मेरे साथ डेट पर चलना पड़ेगा। यू बिल्कुल चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। यू सोचता है क्या उस किस ने ही उसके आसपास के सारे रिसेंट बदलाव शुरू किए। इसी बीच काजुकी की छोटी बहनें चुपके से सुन लेती है कि वो यू के साथ डेट का प्लान बना रही है और वो हैरान रह जाती है क्योंकि उनके हिसाब से यू बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप अपने रूम्स में चली जाती हैं। बाद में काजुकी यू को बताती है कि वो एक अपकमिंग ऑडिशन को लेकर नर्वस है जहां उसे एक हीरोइन का रोल प्ले करना है जो उसके लिए काफी अनफेमिलियर है। कैरेक्टर में सच में घुसने के लिए वो रियल लाइफ हीरोइन बनने का एक्सपीरियंस लेना चाहती है। यू उसका सपोर्ट करता है और सजेस्ट करता है कि वो दोनों डेट पर चलें ताकि वो खुद को एक हीरोइन की तरह महसूस कर सके। काजुकी शर्मा जाती है लेकिन उसे वार्न करती है कि वो उसके इंटेंशंस को गलत ना समझे। अगले दिन नीको को शक होता है कि यू कुछ छुपा रहा है और वो इरिटेट हो जाती है जब यू अपने संडे के प्लान्स के बारे में झूठ बोलता है। मीवा को उनकी बातचीत याद आती है जो उसने छुप के सुनी थी और उसके दिमाग में अजीबोगरीब सिनेरियोस घूमने लगते हैं। डिनर के टाइम माहौल ऑलरेडी टेंस होता है और तब और खराब हो जाता है जब काजुकी यू को एक टेलीपैथिक मैसेज भेजती है जो उसकी बहनें भी पिक कर लेती हैं। संडे को नीको और मीवा भेस बदल कर यू का पीछा करती हैं जब वो काजुकी का वेट कर रहा होता है जो अपने लड़कियों वाले आउटफिट में सबको स्टंट कर देती है। डेट की शुरुआत होती है काजुकी के रोल प्ले से जहां वो एक मूवी हीरोइन बनी होती है, लेकिन अपनी यूजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सोना से बाहर आना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तब यू उसे एनकरेज करता है कि वो खुद को नेचुरली एंजॉय करे। एक्वेरियम में काजुकी इंस्टिंक्टिवली यू को एक डॉल्फिन के स्प्लैश से बचाती है जिससे उनका एक्सपेक्टेड हीरोइन प्रिंस रोल उल्टा हो जाता है। बहनें दूर से जेलस होकर सब देख रही होती हैं। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी काजुकी बार बार अपनी डोमिनेंट साइड में स्लिप कर जाती है और उसे लगता है कि वो पूरा एक्सपीरियंस खराब कर रही है। बाद में जब एक आदमी काजुकी को स्काउट करने की कोशिश करता है तब यू वापस आता है और हिम्मत से उसको डिफेंड करता है। इवन ये तक कह देता है कि वो उससे शादी करेगा और उनके प्यारे बच्चे होंगे। ये बात दोनों को एम्बेरस कर देती है, लेकिन काजुकी अंदर से काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब वो क्लियरली उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। डेट सिनेमा तक कंटिन्यू करती है जहां वो एक मूवी देखते हैं जिसमें काजुकी की सीनियर एक्ट्रेस होती है जो काजुकी की तरह ही फेमिनिन दिखने में स्ट्रगल करती है। दूसरे लोगों को उस परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हुए सुनना काजुकी के अंदर पुराने फेलियर्स का ट्रॉमा वापस ले आता है, खासकर उसके फादर की तरफ से मिलने वाली निराशा का। उसका मूड चेयर अप करने के लिए यू उसे एक फेरिस व्हील राइड पर ले जाता है। थोड़ी नर्वस होने के बाद भी काजुकी उसके साथ चली जाती है और अपने परफेक्शनिस्ट माइंडसेट के बारे में सोचती है। जब यू थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है तो सरप्राइजिंगली काजुकी को उससे कंफर्ट मिलता है। फिर यू उसे उनकी डेट की कुछ फोटोज दिखाता है, कैंडिड इम्परफेक्ट मोमेंट्स जहां काजुकी फिर भी खूबसूरत लग रही थी। यू उसे याद दिलाता है कि परफेक्ट होने की जरूरत
जरूरत नहीं है प्यार पाने के लिए। यू की बातों से इमोशनल होकर काजुकी आखिरकार अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट कर लेती है और खुद जैसे है वैसे ही रहकर एक सुकून महसूस करती है। बहनें ये देखकर स्टन रह जाती हैं कि दोनों कितने क्लोज हो गए हैं। काजुकी यू के कान में धीरे से ये भी बोलती है कि वो पहला किस उसका फर्स्ट था जो वो कभी भूल नहीं पाएगी, और फिर रिहर्सल के लिए चली जाती है। घर लौटने पर यू का बहनें वार्मली वेलकम करती हैं, लेकिन दिल ही दिल में ये चाहती हैं कि यू उनके साथ भी वैसे ही प्यार और अटेंशन से पेश आए। आखिर वो उनका भी तो सपोर्टर है। कुछ दिनों बाद यू और लड़कियां स्कूल की तरफ निकलती हैं। काजुकी और मीवा जैसे जीनियस आराम से चल रही होती हैं, जबकि यू और नीको जैसे बेवकूफ एग्जाम से पहले लास्ट मिनट पढ़ाई में लगे होते हैं। काजुकी उनका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि यू नीको के पास झुक कर नोट्स एक्सचेंज कर रहा है, वो और मीवा दोनों जेलस हो जाती हैं। सोचती हैं काश वो भी बेवकूफ होती। अचानक एक आदमी यू को टक्कर मारता हुआ जाता है और एक औरत चीख कर कहती है चोर। यू अपने अंदर का मेन कैरेक्टर जगाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन बेचारा विंप लगने लगता है। नीको कूद कर बीच में आ जाती है, लेकिन चोर भी एक मार्शल आर्टिस्ट निकलता है। यू को चिंता होती है कि कहीं नीको को चोट न लग जाए, पर काजुकी उसे तसल्ली देती है और वैसे ही होता है। नीको चोर को गिरा देती है और चुराया हुआ बैग वापस ले लेती है। सब चीयर करने लगते हैं, लेकिन जब नीको देखती है कि उस औरत को आसपास के लड़कों से अटेंशन मिल रहा है, तो उसके अंदर थोड़ी जेलसी जाग जाती है। वो अपनी चोट छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यू देख लेता है और उसकी जिद के बावजूद उसका ख्याल रखता है, जिससे नीको शर्मा जाती है। चोर फिर से भाग जाता है, लेकिन तुरंत ही रुक जाता है जब तात्सुमी, जो एक दूसरे स्कूल के ग्रुप का हैंडसम लीडर है, उसे रोक देता है। लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो एक नेशनल चैंपियन है। बहनें उसे एक पुराने दोस्त के रूप में पहचानती हैं। नीको उसे सेनपाई कहकर बुलाती है, जो यू को हैरान कर देता है। तात्सुमी आराम से कहता है कि वो नीको के लिए यहाँ आया है। बाद में तात्सुमी और उसका क्रू एक हफ्ते के ट्रेनिंग के लिए नीको के डोजो में आ जाता है। तात्सुमी को नीको से फ्लर्ट करते देख यू भी वहीं रुकने की जिद करता है। वाइस कैप्टन बताता है कि नीको और तात्सुमी का पहला डोजो एक ही था, लेकिन साथ ही ये भी वार्निंग देता है कि तात्सुमी बुरी खबर है। उसकी अच्छी शक्ल लड़कियों को पतंगों की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। नीको तात्सुमी को पुराने दिनों की तरह एक स्पार्क के लिए चैलेंज करती है। पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन मान जाता है। नीको पूरी मेहनत से लड़ती है, लेकिन तात्सुमी बिना किसी मुश्किल के जीत जाता है, जो सबको हैरान कर देता है। यू नीको को रीमैच मांगने से रोकता है और तात्सुमी को डांटता है कि उसने पूरा जोर क्यों लगाया। तात्सुमी हैरान होता है, ये छोटा सा ट्वर्प कौन है। बाद में नीको यू को बताती है कि एक बार तात्सुमी ने उसे उन लड़कों से बचाया था जो ट्रेनिंग में उससे हारने के बाद जेलस हो गए थे। तब से उसके दिल में तात्सुमी के लिए लगाव आ गया। तात्सुमी आता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो चाहता है नीको उसका क्रू ज्वाइन करे। जब तात्सुमी को याद दिलाया जाता है कि उसका स्कूल सिर्फ लड़कों का है, तो वो बताता है कि अब वो को एजुकेशन हो गया है, और ये भी कह देता है कि वो पहले ही उसके पिता से बात कर चुका है। अगर नीको सच में स्ट्रांग बनना चाहती है तो उसे अपना पैथेटिक क्रू छोड़ना पड़ेगा। नीको की टीम गुस्से से भर जाती है, लेकिन तात्सुमी के शब्द चुपते हैं। उन्हें पता है कि नीको ही हमेशा उनका बोझ उठा रही थी। भारी दिल से वो नीको से कहते हैं कि वो चली जाए। घर जाते हुए यू पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है। नीको मान लेती है कि वो स्कूल एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट है, डाइट, शेफ्स, एथलीट फैसिलिटीज, लेकिन पहले की तरह अब उसे अपनी बहनों और यू को छोड़ने का मन नहीं हो रहा। कमजोर पल में वो यू से कहती है कि वो चाहती है कि वो साथ रहें। यू कुछ कह पाए उससे पहले उसका क्रू आ जाता है और कह देता है कि वो भी उसके साथ ही रहना चाहता है। डिनर पर काजुकी उसे अपना महंगा शैम्पू इस्तेमाल करने की इजाजत देती है और मीवा अपना फेवरेट खाना शेयर करती है। यू समझाता है कि वो इसलिए इतना अच्छा बिहेव कर रही हैं ताकि नीको उन्हें छोड़कर ना जाए। नीको दिल से खुश होती है, लेकिन फिर भी यू के जज्बात के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन नीको तात्सुमी को कह देती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। नीको का क्रू खुशी से चीयर करता है, लेकिन तात्सुमी गुस्से में आ जाता है। नीको जोर देकर कहती है कि महानता तक पहुंचने का एक और रास्ता भी होता है। तात्सुमी उसका मजाक उड़ाता है कि वो सॉफ्ट हो गई है, जिससे नीको शर्मा जाती है क्योंकि उसके दिमाग में उसकी बहनें और यू आ जाते हैं। तात्सुमी इल्जाम लगाता है कि उसने एक नॉर्मल बोरिंग जिंदगी चुन ली है। अचानक यू एक लॉकर से निकलकर तात्सुमी को डुएल का चैलेंज देता है। जो जीतेगा वो नीको को अपने स्कूल में रखेगा। यू अनाउंस करता है कि वो नीको के साथ रहना चाहता है और जीतने के लिए कुछ भी करेगा। नीको शर्मा जाती है, जबकि बाकी सब घबरा
घबरा जाते हैं। वाइस कैप्टन याद दिलाता है कि यू सुबारू का बेटा है। तात्सुमी थोड़ा घबराता है पर फिर भी कॉन्फिडेंट होता है। घर पर नीको यू को ट्रेनिंग देती है। वो उसे स्टेपिंग सिखाती है लेकिन यू तो डांस करना शुरू कर देता है। नीको उसे तात्सुमी के खतरनाक किक्स के बारे में वार्निंग देती है। यू आगे बढ़कर अटैक करता है लेकिन घबरा जाता है और एक पंच खा लेता है। मार खाने के बावजूद यू कसम खाता है कि वो हार नहीं मानेगा क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी है कि नीको उसके साथ रहे। हाँ, और उसकी बहनें भी। यू नीको को मजबूर करता है कि वो अपने जज्बात मान ले। नीको कन्फेस करती है कि उसे यू का सेंड ऑफ पसंद है और वो अपनी बहनों के लिए भी रुकना चाहती है। उसकी बहनें जो चुपके से सुन रही होती हैं अचानक बाहर आ जाती हैं और यू की ट्रेनिंग में मदद करने का वादा करती हैं। दूसरी तरफ तात्सुमी यू का चैलेंज लेटर खोलता है जिसमें यू ने शर्त रखी होती है कि तात्सुमी अपने डोमिनेंट हाथ पैर का यूज नहीं करेगा। पहले ही एक्सेप्ट कर चुका होने की वजह से तात्सुमी के पास अब मना करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ट्रेनिंग के बाद यू और नीको हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि काजुकी और मीवा एप्रिन पहने हुए खड़े हैं। दोनों ये इंसिस्ट करते हैं कि वो यू की हर तरह से मदद करना चाहते हैं। यू उनकी इस बात से इमोशनल हो जाता है लेकिन जब वो कुकिंग करने की कोशिश करते हैं तो उनकी मेहनत से कुछ ऐसा बनता है जो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होता। ये समझकर कि वो कुकिंग में बहुत बुरे हैं दोनों उदास हो जाते हैं लेकिन यू कहता है कि वो उन्हें सिखाएगा। शुरू में दोनों नखरे करते हैं जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन यू उन्हें कन्विंस कर लेता है, खासकर जब नीको मानती है कि उसे उनका खाना टेस्ट करना है। लेसन की शुरुआत होती है जब यू उन्हें दिखाता है कि वेजिटेबल्स को सही तरीके से कैसे बॉईल किया जाता है बिना उनके टेक्सचर खराब किए। वो काजुकी की तारीफ करता है कि उसने रेसिपीज जल्दी याद कर ली जिससे काजुकी शर्मा जाती है। फिर यू ध्यान से मीवा को गाइड करता है कि सब्जियां कैसे पील करनी है बिना अपने आप को चोट पहुंचाए। घबरा कर मीवा गलती से उसे सर बुला देती है जो उसे और ज्यादा एम्बेरस कर देता है। इस सब के दौरान यू उनकी इस बात से इम्प्रेस होता है कि उनमें सीखने की चाह है जबकि उनका असली टैलेंट किसी और फील्ड में है। आखिरकार वो एक परफेक्ट डिश बना लेते हैं। पहली नजर में ही नीको समझ जाती है कि ये उसकी फेवरेट डिश है। उसे समझ आता है कि ये सिर्फ उसके लिए बनाया गया है। जब वो एक बाइट लेती है तो दिल से खाने की तारीफ करती है और काजुकी और मीवा खुशी से झूम उठती हैं। यू भी खाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ ओवर ट्रेनिंग की वजह से स्ट्रेंड होता है। ये देखकर मीवा खुद उसे खिलाती है जो सबको शॉक कर देता है। यू टेस्ट की तारीफ करता है और मीवा खुशी से भर जाती है। पीछे रहना ना पसंद करते हुए काजुकी भी उसे खिलाती है जिससे नीको स्टन हो जाती है। जब यू शुक्रिया अदा करता है काजुकी और मीवा के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। उन्हें लगता है कि किसी और का ख्याल रखना कितना अच्छा लगता है। तभी नीको बस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में देखती रह जाती है। अगले दिन काजुकी और मीवा ट्रेनिंग के दौरान भी यू की सर्विस करती रहती हैं जो नीको को इरिटेट करता है। नीको सजेस्ट करती है कि सेशन खत्म कर देते हैं लेकिन यू इंसिस्ट करता है कंटिन्यू करने पर। यह सुनकर नीको और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है और उसके साथ और हार्ड ट्रेनिंग करने लगती है। स्कूल में तात्सुमी नीको के बारे में सोचता है कि जो लड़की पहले स्ट्रांग बनने के ऑब्सेशन में थी वो अब उसके साथ फाइट करने में हेजिटेट क्यों कर रही है। जब वो उसे कन्फ्रंट करता है तो कहता है कि तुम कमजोर हो जो दूसरों के पीछे छुप रही हो अपने खुद के डिसीजंस लेने के बजाय। जाते जाते वो डिक्लेयर करता है कि यू को हराने के बाद नीको के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय उसका स्कूल ज्वाइन करने के। ट्रेनिंग के दौरान नीको नोटिस करती है कि यू के पंचेस और स्ट्रांग होते जा रहे हैं लेकिन उसे अचानक तात्सुमी के वर्ड्स याद आते हैं। वो यू से माफी मांगती है कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स में घसीट लिया। वो एक्सप्लेन करती है कि तात्सुमी और उसके फादर हमेशा उस पे प्रेशर डालते रहे स्ट्रांग बनने का बिना कभी ये सोचे कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो फेमिनिन और प्रिटी बने। इसी वजह से वो हमेशा इनडिसाइसिव रही, सोचती थी कि असली नीको क्यूट नहीं है। यू उसे रीअश्योर करता है कि तात्सुमी को चैलेंज उसने दिया था, नीको ने नहीं। वो याद दिलाता है कि नीको ने अपनी फेमिनिन साइड कई बार दिखाई है जैसे जब उसने फ्लावर्स एडमायर किए थे। फ्लस्टर्ड होने के बावजूद नीको टच हो जाती है जब यू ये एडमिट करता है कि उसे उसका ये साइड देखकर खुशी होती है। नीको माफी मांगती है कि वो वियर्ड है लेकिन यू इंसिस्ट करता है कि वो दोनों ही स्ट्रांग और ब्यूटीफुल है। एम्बैरेस्ड होके नीको उसे एक पंच मारती है और एडमिट करती है कि यू ही पहला इंसान है जिसने उससे ये कहा। फिर वो उससे मदद मांगती है अपनी इनडिसाइसिवनेस के लिए और यू सजेस्ट करता है कि वो दोनों मिलकर तात्सुमी का सामना
करेंगे। मैच के दिन काजुकी और मीवा अपने इवेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उनका कंसंट्रेशन यू और तात्सुमी के फाइट पर होता है। डोजो में सब शॉक हो जाते हैं जब यू तात्सुमी को 2 फाइट्स के लिए चैलेंज करता है, पहले खुद से और फिर नीको से। वो रीजन करता है कि अगर हम दोनों में से कोई भी जीत गया तो नीको को तात्सुमी के स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। क्राउड यू को विलन बोलने लगता है लेकिन उसे परवाह नहीं होती जब तक वो नीको को प्रोटेक्ट कर रहा है। यह बात सुन के नीको ब्लश कर जाती है। यू प्रॉमिस करता है कि वो तात्सुमी को कमजोर करेगा ताकि नीको के पास अपर हैंड हो, लेकिन नीको नोटिस करती है कि उसके हाथ डर के मारे कांप रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड होते हुए भी वो उसके हाथ पकड़कर उसे एनकरेज करती है। फायर्ड अप होके यू बोल्डली डिक्लेयर करता है कि वो तात्सुमी को हरा देगा, लेकिन अगले ही पल वो इंस्टेंटली नॉकआउट हो जाता है। कोई हैरान नहीं होता क्योंकि सब जानते थे कि उसने सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की थी। अब नीको की बारी आती है। यू उसे रिअश्योर करता है कि वो उसका इंतजार घर पर करेगा, जिससे नीको का मन शांत हो जाता है। फाइट शुरू होती है और नीको तुरंत ऑफेंसिव पर चली जाती है। तात्सुमी के किक्स से बचने के लिए उसके पास ही रहती है, लेकिन तात्सुमी सिर्फ उसके अटैक्स ब्लॉक करता है, फिर अचानक उसके गट पर स्ट्राइक करके उसे गिरा देता है। नीको को ये नहीं पता होता कि तात्सुमी ने उसके सारे फाइट स्टडी किए हैं और उसके हर मूव को जानता है। उसके अगले अटैक को भी वो काउंटर करता है और स्कोर कर लेता है। अब उसे सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है जीत के लिए। जब सब लोग होपलेस होकर देख रहे होते हैं, नीको को लगता है उसकी टेक्निक्स बेकार हैं। तात्सुमी डिमांड करता है कि वो उसके साथ ज्वाइन करे और कहता है कि वो इतनी वीक अपोनेंट से और फाइट नहीं करेगा। नीको उसके शब्दों को एक्सेप्ट करने लगती है, लेकिन तभी यू अपनी टीम को रैली करता है ताकि सब उसे चीयर करें। एम्बेरेस्ड होते हुए भी उनका सपोर्ट नीको को हंसा देता है और उसे यू के वर्ड्स याद आते हैं। वो अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करती है और अलग तरीके से फाइट करना शुरू करती है। तात्सुमी एक पंच एक्सपेक्ट करता है, लेकिन उसे एक किक मिलता है, ऐसा मूव जो नीको ने कभी यूज नहीं किया था। वो एक स्ट्रेट स्ट्राइक के लिए रेडी होता है, पर नीको उसे एक स्मैक से सरप्राइज कर देती है। उसके दोस्तों की आंखें खुल जाती हैं जब वो देखते हैं कि नीको टेक्स्ट बुक टेक्निक्स छोड़कर एक फ्री फ्लोइंग स्टाइल में फाइट कर रही है। और यू एक और बड़ी चीज नोटिस करता है, नीको स्माइल कर रही है। नीको के नए अप्रोच से उसे 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं और स्कोर टाई हो जाता है। तात्सुमी उस पर इल्जाम लगाता है कि वो कोई और बनने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन जब नीको अपने फाइनल स्ट्राइक के लिए लीप करती है, वो उसे अपना ऐसा रूप दिखाती है जो तात्सुमी पहले कभी नहीं देख पाया था, उसका ट्रू सेल्फ। उसी वक्त उसकी सिस्टर्स वहां पहुंचती हैं और देखती हैं कि नीको डिसाइसिव हिट लैंड करती है, अपनी विक्ट्री सिक्योर करते हुए। डोजो में खुशी के शोर के साथ सेलिब्रेशन इरप्ट होता है। तात्सुमी की टीम स्टन रह जाती है, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर गिर गया है। नीको ओवरवेल्म्ड होकर यू की तरफ देखती है, फ्लस्टर्ड लेकिन ग्रेटफुल। यू उसे एक टॉवेल देता है, उसका पसीना वाइप करने में हेल्प करता है और वार्म स्माइल के साथ उसे वेलकम बैक करता है। नीको अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और आंसुओं में टूट जाती है, एम्बेरेस्ड लेकिन रिलीव्ड। वो यू के शोल्डर पर रो देती है, चाहती है कि इस विक्ट्री के खुशी के पल को सिर्फ एक बार पूरी तरह महसूस कर ले। मैच के बाद जाने से थोड़ा पहले तात्सुमी को नीको से माफी मिलती है। नीको मानती है कि उसे समझ आ गया है कि तात्सुमी सिर्फ उसके लिए बेस्ट चाहता था, चाहे वो थोड़ा उदास ही क्यों ना दिखता हो। फिर भी तात्सुमी मुस्कुरा कर बात को टाल देता है और अपने वादे पर टिकता है। नीको यू के इतने कमजोर होने के लिए भी माफी मांगती है, लेकिन तात्सुमी अपने पैर पर चोट दिखाता है और बताता है कि यू बार बार इसी जगह को निशाना बना रहा था, इसी वजह से वो नीको का फाइनल अटैक डॉज नहीं कर पाया। नीको फिर से माफी मांगती है, पर तात्सुमी कहता है कि यू के एक्शंस इसलिए थे क्योंकि वो नीको की बहुत परवाह करता है। फिर शर्मा कर तात्सुमी असली वजह बताता है कि वो क्यों चाहता था कि नीको उसके स्कूल चले, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। शुरू में नीको उसके जज्बात समझ नहीं पाती और उसे एक दोस्ती वाली बात समझ लेती है, लेकिन तब तात्सुमी साफ करता है कि उसका मतलब रोमांटिक है तो नीको का चेहरा लाल हो जाता है। वो पूछती है कि कब से उसके दिल में असली फीलिंग्स हैं और तात्सुमी मानता है कि उस दिन से जब नीको ने डोजो ज्वाइन किया था और उससे पहली बार मिली थी, तब से ही वो हमेशा उसके पास रहना चाहता था। फिर भी वो मानता है कि जिसके साथ नीको वाकई रहना चाहती है वो तो उसके अपने स्कूल में ही है। ये कहकर तात्सुमी उसे बेस्ट विशेस देता है और अपने स्कूल वापस चला जाता है, जबकि नीको गहरी सोच में डूब जाती है। उसके दिमाग में जो इंसान सामने आता है वो यू होता है। वो खुद से इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांगली समझ जाती है कि उसे यू के साथ
साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए। बाद में नीको अकेली घर लौट रही होती है, सोचती है कि उसकी जीत के बाद सब लोग कहाँ चले गए, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती है उसे एक सरप्राइज सेलिब्रेशन मिलता है जो यू ने अरेंज किया होता है। उसकी जीत और उसके साथ रहने की खुशी में नीको यू के हाथों पर लगी चोट नोटिस करती है। यू कहता है कि वो ठीक है, पर नीको उसके जख्मों को छूकर कहती है कि अपने आप को इतना पुश मत करो। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए नीको कहती है कि वो उसे कुछ भी देने को या उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। उसी वक्त यू का अंदर का शैतान बाहर आ जाता है जो नीको को डरा देता है और उसे अजीब अजीब चीजें सोचने पर मजबूर करता है। नीको घबराहट में चीख उठती है और बाकी रश इन करते हैं। वो सीन गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यू कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। जल्दी से सब कह देते हैं कि वो भी वही करेंगे जो यू चाहेगा, जो यू के एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। लेकिन कुछ ज्यादा अजीब मांगने के बजाय यू बस ये कहता है कि सब उसके साथ थीम पार्क चले। लड़कियां थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं, पर यू समझाता है कि उसका हमेशा से ये सपना था कि वो अपनी फैमिली के साथ थीम पार्क जाए। जब बहनें इस बात को इमेजिन करती हैं तो उन्हें ये एक डेट जैसा लगता है और वो सोचकर शर्मा जाती हैं। तभी नीको को उसके फादर का फोन आता है। यू हिम्मत दिखाते हुए फोन ले लेता है और कहता है कि बहनों को भी एक ब्रेक मिलना चाहिए थीम पार्क जाने के लिए, क्योंकि ज्यादा काम करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। फादर तुरंत कहते हैं कि वो सीधा नीको से बात करना चाहते हैं। जब नीको फोन लेती है तो उसके फादर उसकी तारीफ करते हैं कि उसने तात्सुमी, जो कंट्री का टॉप मार्शल आर्टिस्ट है, उसको हरा दिया। वो कहते हैं कि अब उसे स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब वो सोचते हैं कि नीको इतनी स्ट्रांग कैसे बनी तो उन्हें यू का रोल याद आता है और सबको हैरान करते हुए ज्यादा ट्रेनिंग करने के बजाय वो यू की बात से सहमत हो जाते हैं और परमिशन दे देते हैं थीम पार्क जाने की। नीको सबको ये खबर देती है और यू खुशी से अनाउंस करता है कि ट्रिप वीकेंड पर होगी। अगले कुछ दिनों तक तीनों बहनें परेशान रहती हैं कि थीम पार्क डेट पर क्या पहनना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे यू का दिल जीतना चाहिए। संडे को यू सबसे पहले पहुंच जाता है और एंट्रेंस पर वेट करता है। सबसे पहले मीवा आती है और मजाक में उसकी आंखें ढक लेती है, जिसका यू सही गेस कर लेता है। यू उसकी कैजुअल आउटफिट की तारीफ करता है और मीवा कॉन्फिडेंट फील करती है, सोचकर कि थीम पार्क में ज्यादा लड़कियों जैसे कपड़े पहनना गलती होगी। थोड़ी देर बाद काजू की स्टाइलिश मॉडल की तरह ड्रेस आती है, जो देखकर मीवा हैरान रह जाती है। मीवा उसे डांट देती है कि ऐसा आउटफिट थीम पार्क के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यू काजू की भी तारीफ करता है, जिससे काजू की शर्मा जाती है। आखिर में नीको एंट्री करती है, एक खूबसूरत डैमसेल की तरह तैयार होकर। सब उसे देखकर स्टन्ड हो जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है तो बस कहती है कि उसने कुछ नया ट्राई करना चाहा। यू उसकी तारीफ करता है और नीको गहरी शर्म से लाल हो जाती है। उनकी थीम पार्क विजिट शुरू होती है, लेकिन यू को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि बहनें सीक्रेटली डिसाइड कर चुकी हैं कि अब वो उसे चार्म करेंगी, उसके बदले में जितनी बार उसने उन्हें चार्म किया है। सबसे पहले काजू की लीड लेती है और हॉन्टेड हाउस का आइडिया देती है। अंदर जाके उसका प्लान होता है कि वो एक डरी हुई लड़की बनेगी ताकि यू उसे प्रोटेक्ट करे। लेकिन जैसे ही पहला स्केयर आता है, यू से चिपकने के बजाय काजू की घोस्ट का मेकअप देखकर फैसिनेटेड हो जाती है और अपना पूरा एक्ट भूल जाती है। तभी यू खुद इतना डर जाता है कि जमीन पर गिर जाता है। जब अगला स्केयर आता है तो यू सीधा काजुकी की बाहों में जंप कर जाता है और माफी मांगता है कि वो इतना डर गया। ये देखकर काजुकी का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। अब वो खुद ही यू से चार्म हो जाती है। बाहर आने पर बहनें पहले सोचती हैं कि काजुकी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि यू अभी भी डर के मारे उसकी पीठ से चिपका हुआ है, उन्हें समझ आ जाता है कि काजुकी फेल हो गई। फिर भी जब यू उसे थैंक करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वो उसकी पीठ पर है, काजुकी गहरी शर्म से लाल हो जाती है। दिखता है कि असल में वो खुद ही यू पर गिर गई है। अगली बारी मीवा डिसाइड करती है कि अब उसकी टर्न है और वो यू को रोलर कोस्टर पर ले जाती है। बाकी दोनों मना कर देते हैं, जिस वजह से मीवा और यू अकेले रह जाते हैं। मीवा प्रिटेंड करती है कि वो हेल्पलेस है और यू से कहती है कि वो उस पास बैठ जाए और यू मान जाता है। मीवा इमेजिन करती है कि राइड के बाद वो डरी हुई एक्ट करेगी और यू उसे कंफर्ट करेगा, लेकिन राइड के खत्म होते ही उसे यू एक बेंच पर थका हुआ और डरा हुआ पड़ा मिलता है, क्योंकि यू रोलर कोस्टर से बहुत डरता है। मीवा का प्लान फेल हो जाता है, पर यू मानता है कि अपने डर के बावजूद उसे खुशी है कि उसने राइड मीवा के साथ की। उसकी सच्चाई से मीवा पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। जब वो यू को अपनी गोद में सर रखकर आराम करने देती है तो उसका ग्रेटिट्यूड मीवा को और भी शर्मा देता है और इस तरह प्लान फेल होने के बावजूद मीवा ही यू के चाम में गिर जाती है। आखिर में नीको अपना चांस लेती है और यू को स्पिनिंग
पिंक कॉफी कप्स राइड पर ले जाती है। उसका प्लान होता है कि वो व्हील को इतना फास्ट घुमाएगी कि वो यू के करीब झुक जाएगी ताकि फोर्स क्लोजनेस हो जाए, लेकिन यू और भी तेज घुमाना शुरू कर देता है और उल्टा वो खुद नीको के करीब झुक जाता है। जैसे जैसे राइड की स्पीड बढ़ती है दोनों इतने पास आ जाते हैं कि उनके होठ लगभग टकरा जाते हैं। तभी अचानक यू गिरने वाला होता है। नीको उसे संभाल लेती है लेकिन उसकी कोशिश भी फेल हो जाती है। फ्रस्ट्रेटेड पर फिर भी डिटरमाइंड बहनें यू को खाना खिलाने ले जाती हैं, सोचकर कि शायद उन्हें एक और मौका मिल जाए, लेकिन वहां भी यू अनजाने में ही एक एक करके उन्हें चाम कर देता है जब तक पार्क बंद होने का टाइम आ जाता है। बहनों को गुस्सा आता है कि यू ने एक बार भी उनके सामने ब्लश नहीं किया। तभी वो नोटिस करती हैं कि यू एक फैमिली को तस्वीर खींचते हुए एडमायर कर रहा है। उन्हें समझ आ जाता है कि यू सच में बस फैमिली की तरह पार्क एंजॉय करना चाहता था। इस पर नीको एक तस्वीर खींचती है जिसमें सब एक साथ होते हैं। यू उनका शुक्रिया अदा करता है और बहनें दिल से टच होके कन्फेस करती हैं कि यू की वजह से उन्होंने इतना मजा किया और अपनी जिंदगी में सुधार किया है। वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करती हैं। उसी पल यू आखिर टूट जाता है और बिना कंट्रोल के शर्माने लगता है। बहनें शौक में उसे देखती रहती हैं, समझ जाती हैं कि यू को चार्म करना तो असल में बहुत आसान था और उन्हें इतनी कोशिश करने की जरूरत ही नहीं थी। बाद में सब लोग ट्रेन में घर लौट रहे होते हैं। बहनें नींद में सो जाती हैं लेकिन मीवा उड़ जाती है। वो अपनी फैमिली को शांति से सोती हुई देखकर मुस्कुराती है। फिर भी उसके दिमाग में अपने आने वाले शोगी मैच की बातें चलती रहती हैं और दिल के किसी कोने में वो चुपके से चाहती है कि काश उसे उस डिमांडिंग लाइफ में वापस ना जाना पड़े। उनके डेट के बाद काजुकी और नीको खुद को रिचार्ज महसूस करते हैं और मानते हैं कि यू सही था कि जीनियसेस को भी ब्रेक की जरूरत होती है। एंट्रांस पर यू उन्हें फेयरवेल बोलता है और वो अलग रास्ते चले जाते हैं अपनी राइवलरी को मानते हुए। बाद में यू नोटिस करता है कि मीवा अपना लंच भूल गई है और डिसाइड करता है कि वो उसे देने जाएगा। रास्ते में वो एक डिस्ट्रैक्टेड लड़की को खतरे से बचाता है, चुपचाप उसे एक हेल्दी कैंडी देता है और चले जाता है उस लड़की को इम्प्रेस करके। फिर वो मीवा के शोगी मैच पर पहुंचता है जहां मीवा पूरी तरह गेम में डूबी हुई दिखती है। यू के पास खड़ा एक आदमी कमेंट करता है कि मीवा हार रही है लेकिन यू चुप रहता है। मीवा अपने होठों को चाटती है जो उसका एक ट्रेडमार्क सिग्नल है कि उसने विनिंग मूव ढूंढ लिया है। जल्दी ही उसकी अपोनेंट रिजाइन कर देती है और मीवा जीत जाती है। मीवा की जीत के बाद यू तुरंत उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने दौड़ता है और कहता है कि वो बहुत कूल लग रही थी। मीवा शर्मा जाती है लेकिन मानती है कि उसे कूल बुलाया जाना पसंद नहीं है। वो यू को बाहर खींच लेती है जहाँ यू उसे उसका भूला हुआ लंच बॉक्स दिखाता है जो उसकी फेवरेट साइड डिशेस से भरा होता है ताकि मीवा को एनर्जी मिले। जैसे ही यू जाने वाला होता है मीवा शर्माते हुए उससे कहती है कि वो रुककर उसके साथ लंच करे। खाना एंजॉय करने से पहले वो लड़की जिसे यू ने पहले बचाया था अचानक आ जाती है और मीवा का लंच छीन लेती है। वो यू पर इल्जाम लगाती है कि मीवा के स्ट्रगल्स की वजह वो ही है। अपना नाम बताते हुए वो कहती है कि वो मीवा की हमेशा की राइवल है साकुरा। यू साकुरा के जज्बे को एडमायर करता है जिससे वो गर्व महसूस करती है, लेकिन मीवा उसे ठंडी नजर से काट देती है और याद दिलाती है कि उसने एक बार भी उसे नहीं हराया। साकुरा को एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए डिसमिस कर देती है। साकुरा मानती है कि मीवा की स्किल उससे ज्यादा है लेकिन वो आर्ग्यू करती है कि पुरानी मीवा कभी ऐसे स्ट्रगल नहीं करती जैसे अब करती है। वो जोर देकर कहती है कि इस दौर की सबसे बड़ी शोगी प्लेयर इतनी नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी। मीवा उसके शब्दों पर शर्मा जाती है और यू समझ जाता है कि अंदर से साकुरा असल में उसकी एडमायरर है। फिर साकुरा वाव लेती है कि वो मीवा को हराएगी और डिक्लेयर करती है कि उसे मीवा को ध्यान से स्टडी करना होगा और इसी बहाने वो खुद को लंच के लिए इनवाइट कर लेती है। मीवा अपना खाना शेयर करने से मना कर देती है लेकिन साकुरा अपना बेंटो निकालती है जो पूरी तरह से काले पड़े हुए डिशेस से भरा होता है जिसे वो ऑमलेट कहती है। अचानक एक भौंकता हुआ कुत्ता उसे डरा देता है और उसका राइस बॉल हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो उसके पीछे भागती है यू मदद करने की कोशिश करता है लेकिन दोनों फिसल जाते हैं और एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं। यू का चेहरा पास से देखकर साकुरा शर्मा जाती है जबकि मीवा जलन से देख रही होती है। जल्दी संभलते हुए साकुरा यू को थप्पड़ मार देती है और डिक्लेयर करती है कि वो अपने आने वाले बिग मैच से पहले खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी। ये देखकर मीवा रियलाइज करती है कि यू और साकुरा दोनों बराबर के क्लमजी हैं। साकुरा मीवा से कहती है कि वो अपने मैच के लिए शार्प रहे और यू खुश होता है मीवा को दूसरों से घिरा हुआ देखकर क्योंकि वो आमतौर पर अकेली होती है। यू उसे क्यूट बुलाता है जिससे मीवा शर्मा जाती है लेकिन वो मना करती है कि वो साकुरा की दोस्त है। साकुरा इंसिस्ट करती है कि वो दोनों राइवल्स हैं लेकिन मीवा उसे एक वीक अपोनेंट कहकर
डिसमिस कर देती है, जिससे उनके बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर कहानी साकुरा का पास्ट दिखाती है, ज्यादा टैलेंटेड लोगों से घिरी होने के बावजूद और हर बार मीवा से हारने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। शोगी के लिए उसका जुनून उसे हमेशा आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और वो हमेशा खुद को मीवा की असली राइवल मानती है। कुछ दिन बाद यू सुबह जल्दी उठता है और पाता है कि काजुकी और नीको ऑलरेडी उठ चुकी हैं। वो बताता है कि वो मीवा की सक्सेस के लिए एक श्राइन जा रहा है। सिस्टर्स अपने उठने के अलग रीजंस बताती है, लेकिन वो भी मीवा की जीत की कामना करती है, इसलिए यू उन्हें साथ ले जाता है। श्राइन पर वो साकुरा से मिलते हैं, जो मानती है कि वो अपनी किस्मत के लिए प्रेयर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो नेचुरली मीवा जितनी टैलेंटेड नहीं है। सिस्टर्स उसके छोड़े गए प्रेयर्स की संख्या देखकर शॉक हो जाते हैं। यू के उनके साथ कनेक्शन के बारे में क्यूरियस होते हुए साकुरा पूछती है और यू एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ सिस्टर्स का सपोर्ट करता है ताकि वो फोकस्ड रह सके। साकुरा यू से गुस्सा हो जाती है और उस आइडिया को रिजेक्ट करती है कि कोई टैलेंटलेस जैसे यू खुद दूसरों के लिए डेडिकेट हो सकता है। वो डिक्लेयर करती है कि टैलेंट ना होने के बावजूद भी वो अपनी ड्रीम को कभी नहीं छोड़ेगी और अपने लाइफ की मेन कैरेक्टर खुद बनेगी। लेकिन जैसे ही वो चलती है वो फिसल जाती है। यू तुरंत मदद करने दौड़ता है, लेकिन वो भी फिसल जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे साकुरा शर्मा जाती है और जलन से भरी सिस्टर्स गुस्से से देखती है और साकुरा की डाउनफॉल के लिए प्रे करती है। जल्द ही मीवा और साकुरा के बीच पहला मैच शुरू होता है। यू नर्वसली देख रहा होता है, जबकि सिस्टर्स उसे याद दिलाते हैं कि टोटल 5 गेम्स होंगे और मीवा एक्सपेक्टेड विनर है। जब वो उन्हें पास खींचता है ताकि साथ देख सके, वो शर्मा जाती है और भाग जाती है। कुछ घंटों बाद मीवा मैच फोरफिट कर देती है और साकुरा जीत जाती है। ये देखकर यू और बहनें शॉक्ड हो जाती हैं। यू पैनिक करता है, लेकिन सिस्टर्स उसे एडवाइस करती है कि नॉर्मल बिहेव करे। थोड़ा हलने के बावजूद यू मीवा के लिए एक स्पेशल डिनर प्रिपेयर करता है, लेकिन मीवा कामली इसे रिजेक्ट कर देती है, कहते हुए कि उसे अगले गेम के लिए प्रिपेयर करना है। बाद में प्रैक्टिस के दौरान मीवा के स्नैक्स खत्म हो जाते हैं। काजुकी और नीको प्रोटीन स्नैक्स और सप्लीमेंट्स लेकर आती है ताकि उसका सपोर्ट कर सके, जबकि यू कुछ ज्यादा थॉटफुल लाता है। वो चॉकलेट को चॉकलेट बॉल पर मेल्ट करता है ताकि एक किटी शेप्ड वनीला आइसक्रीम रिवील हो, मीवा की फेवरेट। वो उसे एनकरेज करता है कि वो इसे स्माइल के साथ एंजॉय करे और मीवा खुशी से खाती है, अपने आप को रिचार्ज करते हुए ताकि साकुरा के साथ रीमैच के लिए रेडी हो सके। एक हफ्ते बाद दूसरे मैच में साकुरा के खिलाफ मीवा फिर से हार जाती है। यू शॉक में वेन्यू की तरफ दौड़ता है। उसे याद आता है कि फॉर्मेट में जीतने के लिए 3 मैचेस जीतना जरूरी है। इसका मतलब साकुरा को अब सिर्फ एक और जीत चाहिए पूरी सीरीज सिक्योर करने के लिए। साकुरा यू को कन्फ्रंट करती है और बताती है कि मीवा पहले ही घर जा चुकी है। वो प्राउडली कहती है कि उसने ऑलमाइटी मीवा को लगातार 2 बार हरा दिया है, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। वो मीवा को वॉश टब बुलाती है, कहकर कि मीवा टैलेंट पर ज्यादा डिपेंड करती है, मेहनत पर नहीं। यू उसकी तरफ तीखी नजर से देखता है, फिर अचानक उसका शुक्रिया करता है। साकुरा उसके रिएक्शन से हैरान हो जाती है, लेकिन यू समझाता है कि उसे पता है साकुरा का असल मतलब क्या है। यू समझाता है कि साकुरा चाहती है वो घर जाकर मीवा को एनकरेज करे ताकि वो अपनी बेस्ट फॉर्म में लौट सके। आखिर साकुरा खुद भी मीवा की फैन है। थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होके साकुरा मना करती है, लेकिन यू पॉइंट आउट करता है कि वो उसका वेट सिर्फ ये सब कहने के लिए कर रही थी। वो दोबारा उसका शुक्रिया अदा करता है, जिससे साकुरा और ज्यादा ब्लश करती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते यू उससे वार्न करता है कि कभी भी मीवा को अंडर एस्टिमेट मत करना। साकुरा इरिटेट होती है, लेकिन अंदर से सीक्रेटली यही चाहती है कि यू सही निकले। घर लौटकर यू शॉक हो जाता है जब वो मीवा की दोनों बहनों को उदास देखता है। जब वो पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि मीवा के घर लौटने के बाद उन्होंने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, कहकर कि फेलियर एंड नहीं है। लेकिन मीवा उन्हें ठंडे लहजे में कहती है कि वो उनकी तरह नहीं है और फिर गुस्से में बाहर चली गई। बहनों को शक है कि मीवा उन जैसे एमेचर्स से एनकरेजमेंट नहीं चाहती। बिना वक्त गवाए यू तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। मीवा के आउटबर्स्ट से पजल्ड यू सोचता है कि यूजुअली चीयरफुल रहने वाली मीवा इतना गुस्सा क्यों हुई और उसने ये क्यों कहा कि वो अपनी बहनों जैसी नहीं है। आखिरकार वो मीवा को एक कैट कैफे में ढूंढ लेता है, जहाँ मीवा कैट्स के साथ खेल रही होती है। मीवा हैरान हो जाती है कि यू ने मैं यहाँ हूँ कैसे गेस किया। यू मजाक में कहता है कि उसने सोचा था वो बारिश में कहीं सल्क कर रही होगी,
लेकिन उसे रिलैक्स देखकर वो रिलीफ फील करता है। यू अपने आप को सुखाता है, उसके पास बैठता है और पूछता है क्या वो अक्सर यहाँ आती है। मीवा एडमिट करती है कि हाँ, क्योंकि काजुकी को कैट्स से एलर्जी है और उनका मेसी घर पेट्स के लिए सूटेबल नहीं है। मीवा को रिलैक्स देखकर यू को सुकून मिलता है, सोचते हुए कि उसके 3 मैचेस लगातार जीतकर अपना टाइटल वापस पाने की डिटर्मिनेशन अभी भी जिंदा है। लेकिन अचानक मीवा एक कैट के फर में छुप जाती है और कन्फेस करती है कि उसे लगता है वो एक फोनी है। वो एडमिट करती है कि दूसरे शोगी प्लेयर्स के अनलाइक उसने कभी अपनी जिंदगी इस गेम को डेडिकेट नहीं की। शोगी परस्यू करने का असली रीजन ये था कि जब उसने अर्ली विक्ट्रीज हासिल की थी और उसके फादर और बहनों की ने उसकी तारीफ की, तो उसने सोचा कि उसके पास भी कुछ अपना होना चाहिए, जैसे काजुकी के पास एक्टिंग है और नीको के पास मार्शल आर्ट्स। लेकिन जब मीवा ने अपने बहनों से पूछा कि वो अपने पैशंस के लिए इतनी मेहनत क्यों करती है, तो उनका जवाब सिंपल था, क्योंकि वो जो करती है उससे सच में प्यार करती है। मीवा हाउएवर कभी शोगी के लिए वैसे फील नहीं करती। मीवा एडमिट करती है कि उसने शोगी खेला और टॉप तक पहुंची प्यार के लिए नहीं, बल्कि अचीवमेंट्स और प्रेस के लिए। तब यू फाइनली समझता है कि उसने अपनी बहनों से क्यों कहा था कि वो उनकी तरह नहीं है। दिल के अंदर मीवा हमेशा जानती थी कि एक दिन वो हार जाएगी और उस दिन उसकी अपोनेंट उसे एक्सपोज कर देगी एज समवन जो कभी सच में गेम से प्यार नहीं करती थी। बातें करते करते मीवा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यू उसे कंफर्ट करता है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए कि उसने अपने ट्रू फीलिंग्स उस पर ट्रस्ट करके शेयर किए। फिर मूड हल्का करते हुए यू उसे टीज करता है, कहकर कि वो अभी उसे घर जाने नहीं देगा। फ्लस्टर्ड होकर मीवा एक कैट में अपना चेहरा छुपा लेती है। जब यू उसे बाहर ले जाता है, मीवा नियर बाय लव होटल्स की रो नोटिस करती है और पैनिक हो जाती है। सोचती है कि यू के दिमाग में कुछ और है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड फील करती है जब यू उसे एक कन्वीनियंस स्टोर ले जाता है। यू समझाता है कि उसकी बहनें दिल से दुखी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ही मीवा को दूर कर दिया। वो सजेस्ट करता है कि चलो उनके लिए कुछ स्वीट्स बनाते हैं एज अ जेस्चर। यू मीवा से उनकी प्रेफरेंस के बारे में पूछता है। काजुकी जो ज्यादा मेच्योर है, उसे कुछ बिटर स्वीट पसंद आएगा, जबकि नीको जो धीरे धीरे ज्यादा फेमिनिन हो रही है, उसे एक प्रीटी कपकेक पसंद आएगा। दोनों शॉपिंग स्टार्ट करते हैं और मीवा तुरंत समझ जाती है कि क्या खरीदना है। स्कूल के किचन में यू अमेज्ड होता है कि मीवा की रेपुटेशन की वजह से उन्हें इजीली किचन बोरो करने मिल गया। जैसे ही दोनों बेकिंग स्टार्ट करते हैं, मीवा पूछती है कि यू कुकिंग में इतना स्किल्ड कैसे बना। यू अपनी स्टोरी शेयर करता है। शुरू में खुद को टैलेंटलेस फील करके वो अपनी माँ से दूर हो गया था, लेकिन एक दिन जब वो ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसकी माँ ने उसका खाना ट्राई किया और उसकी तारीफ की। उस छोटी सी मोमेंट ने यू को इंस्पायर किया कि वो कुकिंग प्रॉपरली सीखे। उसके बाद उसकी माँ ने कभी उसका खाना नहीं खाया, लेकिन जब वो बाद में भारी बीमार हो गई, यू ने पूछा कि क्या वो कन्वीनियंस स्टोर से कुछ लाना चाहती है। तब उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि वो यू की कुकिंग चाहती है। उस दिन से यू अपनी माँ का मेन कुक बन गया, उनकी डाइटरी नीड्स फॉलो करते हुए और हॉस्पिटल में उनकी देखभाल करते हुए। कुकिंग उसकी मोटिवेशन बन गई, अपनी माँ के करीब रहने का एक तरीका। यू मीवा से कहता है कि जैसे उसने अपनी माँ को स्माइल कराने के लिए कुकिंग की, वैसे ही मीवा भी अपने फादर और बहनों को खुश करने के लिए शोगी खेलती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरों के लिए ग्रेटनेस अचीव करना भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। मीवा सोचती है उन सब लोगों के बारे में जिनके लिए ये अप्लाई होता है, और जैसे ही यू का चेहरा सामने आता है, वो ब्लश कर जाती है। बाद में यू सो जाता है। यू ने मीवा के लिए जो कुछ किया वो सब मीवा याद करती है और चाहती है कि वो हाथ बढ़ाकर उसे टच करे, लेकिन वो खुद को रोक देती है। इसके बजाय बची हुई इंग्रेडिएंट्स से वो यू का एक छोटा फिगर बनाती है, धीरे से उसका शुक्रिया अदा करती है और चुपके से उसे एक सीक्रेट किस देती है। जब वो घर लौटते हैं, यू को लेट होने के लिए डांटा जाता है, लेकिन मीवा बीच में आकर अपनी बहनों से माफी मांगती है और एक्सप्लेन करती है कि यू उसकी हेल्प कर रहा था। फिर वो उन्हें वो स्वीट्स दिखाती है जो दोनों ने मिलकर बनाए थे। उसकी बहनें उन्हें टेस्ट करती हैं और मीवा की तारीफ करती हैं, लेकिन नीको तुरंत एक प्लेफुल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देती है कि किसका ट्रीट बेटर है, और काजुकी भी उसमें ज्वाइन कर लेती है। शायली मीवा यू को वो मिनिएचर यू स्वीट देती है उसका शुक्रिया अदा करते हुए, लेकिन जब उसकी बहनें नोटिस करती हैं कि कैंडी वर्जन की हेयर लाइन रिसीडिंग लग रही है, मीवा को याद आता है कि उसने उसे इतना किस किया था कि वो रब ऑफ हो गया और वो तुरंत फ्लस्टर्ड हो जाती है। एक हफ्ते बाद थर्ड मैच का दिन आता है। इस बार मीवा
वह स्टेज पर कदम रखती है बिना किसी बर्डन के, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट।